थोरैक्स रीजन में हम शुरुआत कर रहे हैं बोन्स और जॉइंट से। और जैसा कि हम देख पा रहे हैं, थोरैक्स में होती है थोरैसिक केज, आगे की तरफ है स्टर्नम बोन और फिर रिब्स हैं जो पीछे की तरफ जा रही हैं और आर्टिकुलेट करती हैं थोरैसिक वर्टिब्रा से, जो पोस्टीरियरली मिडलाइन में होते हैं। एम्ब्रियोलॉजिकली ये वर्टिब्रा और रिब्स जो हैं वो एक सोर्स से आ रहे होते हैं, जैसा कि आपको पता है मीजोडार्म। लेकिन मीजोडार्म के भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था। एक होता है एक्सियल मीजोडार्म जिसे हम कहते हैं नोटोकॉर्ड, और उसके साइड में आ जाता है पैरा एक्सियल मीजोडार्म। ये जो पैरा एक्सियल मीजोडार्म है यही बनाता है सोमाइट, और सोमाइट आगे बनाते हैं वर्टिब्रा। ना केवल सोमाइट्स वर्टिब्रा बनाते हैं बल्कि वो रिब्स भी बनाते हैं। तो वर्टिब्रा हो चाहे वो रिब्स हो, वो आती है सोमाइट से या कि पैरा एक्सियल मीजोडार्म से। तो फिर ये जो स्टर्नम बोन है एंटीरियरली, ये कहां से आती है? ये आती है लैटरल प्लेट मीजोडार्म से। तो यहां पर ही आप देखें कि लैटरली हमारे पास होता है लैटरल प्लेट मीजोडार्म और उसका भी जो डॉर्सल सोमैटिक रीजन है वहां से। तो ये रहा डॉर्सल सोमैटिक पार्ट ऑफ द लैटरल प्लेट मीजोडार्म, जो कि अपर लिम और लोअर लिम बोन्स भी बनाता है, वही बनाता है स्टर्नम बोन। तो स्टर्नम बोन को अगर देखें, ये है मेनुब्रियम पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ये है बॉडी ऑफ द स्टर्नम, और यहां पर आप देख रहे हैं जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम। अब वो जिफॉइड प्रोसेस ऑफ स्टर्नम हो या कि आप कहें बॉडी ऑफ स्टर्नम हो या कि मेनुब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम हो, ये आ रहा है लैटरल प्लेट मीजोडार्म से, और लैटरल प्लेट मीजोडार्म में भी वो डॉर्सल सोमैटिक लैटरल प्लेट मीजोडार्म से। जबकि हम पैराएक्सियल मीजोडार्म या सोमाइट की बात करते हैं, वो बनाते हैं वर्टिब्रा और रिब्स। यहां पर आप देख सकते हैं डॉर्सली प्रेजेंट है वर्टिब्रा, ये है थोरैसिक वर्टिब्रा नंबर 1। ये आया है सोमाइट से और इसके साथ अटैच हो रही है फर्स्ट रिब। अगर आप फर्स्ट रिब को पोस्टरली देख रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल होती है, जबकि एंटीरियरली थोड़ी सी ऑब्लिक हो जाती है। और एंटीरियरली जब फर्स्ट रिब आ रही है तो उसके पास है ये कॉस्टल कार्टिलेज। कॉस्टल कार्टिलेज का इस्तेमाल करते हुए वो मेनुब्रियम पार्ट ऑफ स्टर्नम से जुड़ रही है, और इसीलिए इस तरह के रिब को हम कहते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब, क्योंकि पोस्टरली ये वर्टिब्रा से जुड़ती है, एंटीरियरली स्टर्नम से जुड़ती है। तो ये फर्स्ट रिब जो हमने राइट साइड में दिखाई है, यही आप एक्सरे में भी दिखा दीजिए। ये जो एक्सरे लिया गया है ये पीए व्यू में है, पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू। यहाँ पर वर्टिब्रा ज्यादा क्लियर नजर आती हैं, जैसे वर्टिब्रल स्पाइन्स को आप देख सकते हैं मिडलाइन में। और फर्स्ट रिब को हम मार्क करना चाहते हैं, तो फर्स्ट रिब जो पोस्टीरियरली है वो मिडलाइन तक पहुंच रही है, थोरैसिक 1 वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करेगी, और एंटीरियरली आप उसे देख पा रहे हैं केवल यहां तक ही। तो फर्स्ट रिब जो है वो एंटीरियरली मिडलाइन तक क्यों नहीं देख पा रहे स्टर्नम तक? क्योंकि जो एंटीरियर एंड होता है रिब का, वहां पर होता है कॉस्टल कार्टिलेज, और कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो एक्सरे में विजिबल नहीं होता। तो अगर आप देख रहे हैं रिब का एक हिस्सा जो मिडलाइन तक पहुंच रहा है, वर्टिब्रल लाइन तक पहुंच रहा है, वो पोस्टीरियर एंड होगा, जबकि एंटीरियर एंड जो है थोड़ा ऑब्लिक होता है कंपैरेटिवली और मिडलाइन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि कॉस्टल कार्टिलेज तो नजर ही नहीं आती एक्सरे में। और ये जो वर्टिब्रा होते हैं थोरैसिक वर्टिब्रा, पोस्टीरियरली उनके पास होता है रिब फेसेट, कॉस्टल फेसेट। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये थोरैसिक वर्टिब्रा साइड व्यू है, इसके पास होते हैं कॉस्टल फेसेट रिब को अटैच करने के लिए। तो ये है कॉस्टल फेसेट जो कि बॉडी पर है, और कॉस्टल फेसेट जो है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस पर भी मिलते हैं। तो ये जो रिब फेसेट या कॉस्टल फेसेट है, आप यहाँ भी दिखा सकते हैं, ये आपको बॉडी ऑफ थोरैसिक वर्टिब्रा पर मिलेंगे और साथ ही साथ ये ट्रांसवर्स प्रोसेस पर भी मिलेंगे, और इन कॉस्टल फेसेट्स या रिब फेसेट्स पर आर्टिकुलेट करती है रिब। तो ये रिब जो है अब एंटीरियर आ रही है पोस्टीरियर से, पोस्टीरियर से ये रिब एंटीरियर आ रही है, पोस्टीरियरली तो वो वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट कर रही है। यहाँ पर होता है कॉस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट और ये होता है कॉस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। अब वो चाहे कॉस्टो वर्टिब्रल ज्वाइंट हो या कॉस्टो ट्रांसवर्स ज्वाइंट हो, दोनों ही होते हैं प्लेन सनोवियल ज्वाइंट। जबकि आप अगर रिब को फॉलो कर रहे हैं एंटीरियरली, तो एंटीरियरली वो स्टर्नम से आर्टिकुलेट करेगी, और इसीलिए इन रिब्स को हम कह रहे हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। जैसे कि फर्स्ट रिब है वो एक वर्टिब्रो स्टर्नल रिब है। इस तरह से जो ऊपर की 7 रिब होती हैं, रिब नंबर 1 to 7, ये वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स होती हैं और इनको कहा जाता है ट्रू रिब्स। तो आप यहाँ देखेंगे कि रिब नंबर 1 to 7 जो है वो है ट्रू रिब्स, और इनको हम ट्रू रिब्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये वर्टिब्रा से आ रही हैं स्टर्नम तक, वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स। जबकि नीचे की तरफ होती हैं फॉल्स रिब्स।
अब यही बात आप यहाँ पर भी कह लीजिए कि रिब नंबर 1 जिसे हमने यहाँ पर मार्क किया है, और फिर आ जाइए रिब नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये जो रिब्स हैं अपर 7, ये तो हैं ट्रू रिब्स, या कि इनको आप कह सकते हैं वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि ये वर्टिब्रा से स्टर्नम तक आ रही हैं। स्टर्नम से अटैच होने के लिए इनके पास होता है कॉस्टल कार्टिलेज। जैसे कि आप 7th रिब में देखें, ये है उसके पास कॉस्टल कार्टिलेज, और कॉस्टल कार्टिलेज का इस्तेमाल करते हुए वो स्टर्नम से अटैच हो गई है। तो ये एंटीरियर एंड है 7th रिब का, और ये बोनी टिश्यू है 7th रिब का। अब हम ये कह रहे हैं कि अपर 7 रिब्स जो हैं वो तो ट्रू रिब्स हैं, बाकी लोअर जो 5 हैं उनका क्या, वो है फॉल्स रिब्स, क्योंकि वो पीछे वर्टिब्रा से तो जुड़ती है मगर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ती। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं जो फॉल्स रिब हैं वो होती हैं रिब नंबर 8 to 12, और इसमें भी दो कैटेगरीज हो जाती हैं। एक होती हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स और एक होती हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल और फ्लोटिंग रिब्स को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? दोनों मिलकर तो बन रही हैं फॉल्स रिब, लेकिन रिब नंबर 8 से 10 तक होती हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। आप यहां लिखें रिब नंबर 8 से 10 जो हैं वो वर्टिब्रोकॉन्ड्रल हैं, जबकि फ्लोटिंग रिब्स जो हैं वो रिब नंबर 11 और रिब नंबर 12 होती हैं। मगर आप उन्हें फ्लोटिंग क्यों कह रहे हैं और रिब नंबर 8 to 10 को आप वर्टिब्रोकॉन्ड्रल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पीछे तो ये वर्टिब्रा से जुड़ी हैं लेकिन आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी हैं, केवल कार्टिलेज से ही जुड़ी हैं। आप रिब नंबर 8 को देखें, आप ये आ रही है 8th रिब, और 8th रिब के पास जो ये कॉस्टल कार्टिलेज है उसे आप देखें, ये नेक्स्ट हायर वर्टिब्रा से जुड़ जाती है, यानी कि 8th रिब होगी तो 7th रिब से आर्टिकुलेट करेगी। इसी तरह से नेक्स्ट रिब को आप देखें, मान लीजिए ये 9th रिब है तो 9th रिब को आप देखेंगे उसके पास भी ये कॉस्टल कार्टिलेज है और नेक्स्ट हायर रिब से आर्टिकुलेट कर रहा है। मतलब 9th रिब जो है वो 8th रिब के कॉस्टल कार्टिलेज से कनेक्ट हो रही है, तभी इनका नाम है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल। पीछे ये वर्टिब्रा से जुड़ी है और आगे ये कॉन्ड्रा मतलब कार्टिलेज से जुड़ी है, कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ द नेक्स्ट हायर रिब। और इसी तरह से रिब नंबर 10 को भी आप फॉलो कर सकते हैं। रिब नंबर 10 का जो कॉस्टल कार्टिलेज है वो यहां नजर आ रहा है और ये आर्टिकुलेट कर रहा है नेक्स्ट हायर रिब से। तो यहां पर हमने कहा रिब नंबर 1 to 7 जो है ट्रू रिब्स हैं, वो है वर्टिब्रोस्टर्नल, वर्टिब्रा से पोस्टीरियर अटैच है, एंटीरियरली स्टर्नम से अटैच्ड है, जबकि नीचे की 5 रिब्स मतलब रिब नंबर 8 से 12 ये है फॉल्स रिब, जिसकी अपने आप दो कैटेगरी हो जाती हैं। रिब नंबर 8 से 10 जो है वर्टिब्रोकॉन्ड्रल, क्योंकि पीछे वर्टिब्रा से कनेक्टेड है, आगे वो कार्टिलेज से कॉस्टल कार्टिलेज ऑफ द नेक्स्ट हायर रिब। तो ये जो रिब नंबर 11, 12 है उनको आप फ्लोटिंग रिब्स क्यों कह रहे हैं? आप देखें खुद ही रिब नंबर 11 को, ये रही रिब नंबर 11, इसका एंटीरियर एंड जो है वो फ्री है, फ्लोटिंग है, उसका एंटीरियर आर्टिकुलेशन है ही नहीं। वैसे ही रिब नंबर 12 जो है वो फ्री है आगे की तरफ, एंटीरियर एंड इज फ्री, नो आर्टिकुलेशन। 12th रिब को आप यहाँ पे भी दिखा दीजिए, ये है 12th रिब और इसका एंटीरियर एंड फ्री है, फ्लोटिंग है, इसलिए रिब नंबर 11 और 12 को हम कह रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स। ये अपने वर्टिब्रा से आर्टिकुलेट करती हैं पीछे, जैसे अगर 11th रिब है तो T11 वर्टिब्रा और 12th रिब है तो T12 वर्टिब्रा, मगर आगे की तरफ इनका एंटीरियर एंड फ्री है, वो कहीं पर भी आर्टिकुलेट नहीं कर रहा, इसीलिए हम उन्हें कह रहे हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब वो चाहे फ्लोटिंग रिब्स हो या वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स हो, ये सारी की सारी आती हैं फॉल्स रिब्स में। रिब नंबर 8 to 12 आर फॉल्स रिब्स having no attachment to the sternum directly। अब यहाँ पर हमने रिब नंबर 1 को दिखा दिया है एक्सरे में, रिब नंबर 2 को भी आप दिखाएं। जब हम रिब नंबर 2 को फॉलो कर रहे हैं, ये है उसका पोस्टीरियर अटैचमेंट और फिर हम उसे फॉलो कर सकते हैं एंटीरियरली भी। एंटीरियरली जैसा हमने कहा यहाँ पर होगी कॉस्टल कार्टिलेज और ये है कॉस्टल कार्टिलेज नंबर 2 जो कि अटैच हो रही है मैन्यूब्रियोस्टर्नल जंक्शन पर। हम जानते हैं कि सेकंड रिब जो है मैन्यूब्रियोस्टर्नल जंक्शन पर आती है और वहीं से आप बाकी के रिब्स को भी गिन सकते हैं। मैन्यूब्रियोस्टर्नल जंक्शन को आप फील करें और वहां है सेकंड रिब और वहां से फिर आप डाउनवर्ड एंड लैटरल जाएंगे, ये सेकंड रिब है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे 10th रिब तक आप काउंट कर सकते हैं इन्फीरो लैटरली। तो ये है सेकंड रिब जो अब आपने पोस्टीरियरली और एंटीरियरली मार्क करी है। इसको इसी तरह से एक्सरे में भी मार्क करी है सेकंड रिब को। तो सेकंड रिब को जब आप पोस्टीरियरली फॉलो कर रहे हैं वो मिडलाइन तक ट्रेस हो सकती है। ये है सेकंड रिब जिसको अब आप
फॉलो कर रहे हैं एंटीरियरली आप उसका रंग चेंज कर दें। और जैसा कि हमने कहा कि एंटीरियरली जब हम रिब्स को फॉलो करते हैं तो वो एब्रप्टली एंड हो जाती हैं, क्योंकि कॉस्टल कार्टिलेज जो है एक्सरे में नजर नहीं आता। तो एंटीरियर एंड जो है आप देख पा रहे हैं मिड लाइन तक नहीं पहुंचता, जबकि पोस्टीरियर एंड मिड लाइन तक पहुंचता है। और पोस्टीरियर एंड जो है रिब का वो ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि एंटीरियर एंड जो है वो ज्यादा ऑब्लिक होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेकंड रिब को एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। अब आप देखें, अगर ये फर्स्ट रिब थी, ये सेकंड थी, तो ये है थर्ड रिब जो मिड लाइन तक पहुंच रही है, और फिर ये है फोर्थ रिब पोस्टीरियरली, और वैसे ही आप देख रहे हैं ये है फिफ्थ रिब पोस्टीरियरली, और ये रही सिक्स्थ रिब पोस्टीरियरली। तो अगर आपने पोस्टीरियर रिब्स को मार्क कर लिया है तो इनको एंटीरियरली भी मार्क कर लीजिए। एंटीरियरली हमने देखा है ये एंटीरियर एंड ऑफ फर्स्ट रिब था, ये सेकंड था। तो अब थर्ड रिब को आप फॉलो करें, ये रहा एंटीरियर एंड ऑफ द थर्ड रिब। एंटीरियरली इट इज नॉट रीचिंग द मिड लाइन तक नहीं पहुंची, क्योंकि कॉस्टल कार्टिलेज तो नजर नहीं आ रही एक्सरे में। और वैसे ही ये हो गई फोर्थ रिब, और इसके नीचे ये हो गई फिफ्थ रिब, और एंटीरियर एंड मिड लाइन तक नहीं पहुंच रहा, और इस तरह से ये हो गई सिक्स्थ रिब। अब आपने अगर सिक्स्थ रिब यहाँ एंटीरियरली मार्क कर ली है, क्या आप इसे पोस्टीरियर से एंटीरियर ट्रेस कर सकते हैं? और चलिए यही अब हम कर लेते हैं। पोस्टीरियरली हमने सिक्स्थ रिब को यहाँ से शुरू किया है, और पोस्टीरियर जो पार्ट होता है रिब का वो हॉरिजॉन्टल होता है, और जैसे आप एंटीरियर आते हैं एंटीरियरली वो ज्यादा ऑब्लिक सी हो जाती हैं। तो ये रहा एंटीरियर एंड सिक्स्थ रिब का, ये सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, 2, 1। एंटीरियरली मोर ऑब्लिक नॉट रीचिंग द मिड लाइन, और पोस्टीरियरली हम देख चुके हैं सिक्स्थ, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट रिब। और हम कंटिन्यू कर रहे हैं थोरैक्स के जॉइंट से, थोरैक्स की बोन से। जैसे कि रिब्स की अगर हमने बात करी थी तो हमने देखा कि रिब नंबर 1 से 7 जो हैं वो ट्रू रिब्स हैं, उनको हम कहते हैं वर्टिब्रो-स्टर्नल रिब, क्योंकि पीछे वर्टिब्रा से जुड़ी हैं और आगे स्टर्नम से। जबकि नीचे की जो 5 रिब्स थी वो फॉल्स रिब्स थी, जिनमें कि हमने कहा रिब नंबर 8 से 10 जो हैं वो वर्टिब्रो-कॉन्ड्रल हैं, क्योंकि पीछे वो वर्टिब्रा से जुड़ी हैं, मगर आगे जब वो आती हैं नेक्स्ट हायर रिब के कॉस्टल कार्टिलेज से जुड़ जाती हैं। तो रिब नंबर 11-12 का क्या? रिब नंबर 11 और 12 जो हैं ये हैं फ्लोटिंग रिब्स, और वो भी फॉल्स रिब ही हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं नीचे की 5 रिब्स का, जिनमें की रिब नंबर 8, 9, 10, 11, 12 हुई, ये है फॉल्स रिब। अब रिब्स की एक और क्लासिफिकेशन है जिसमें कि आप देखेंगे कि रिब नंबर 3 से 9 जो है वो टिपिकल रिब्स होती हैं, मतलब उनके पास टिपिकल फीचर्स होंगे। हर रिब के पास एक हेड होगा, नेक होगा, एंगल होगा, शाफ्ट होगा, एंड होगा। मगर जब आप देखते हैं रिब नंबर 1, 2 को, या कि 9 से नीचे रिब नंबर 10, 11, 12 को, तो उनके पास टिपिकल फीचर नहीं है, बल्कि कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। इसलिए हम उन्हें कहते हैं ए टिपिकल रिब्स। आसान ये रहेगा कि हम याद रखें रिब नंबर 3 से 9 जो है टिपिकल रिब है, इससे पहले अब वो रिब नंबर 1, 2 हो गई, इसके बाद जो रिब नंबर 10, 11, 12 हो गई वो एटिपिकल है। अगर आपको टिपिकल रिब्स 3 से 9 याद हैं तो बाकी की एटिपिकल। अब ये जो रिब्स आती हैं वर्टिब्रा से और आगे की तरफ ज्वाइंट बनाती हैं, वो सारी की सारी रिब्स बनाती हैं प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट विद 2 एक्सेप्शन। तो वो 2 एक्सेप्शन पहले देख लेते हैं। पहली रिब और 10वीं रिब, उनके पास प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट नहीं होता आगे की तरफ, नहीं तो बाकी सबके पास प्लेन साइनोवियल है। तो एक्सेप्शन की अगर हम बात कर रहे हैं पहली रिब, यहां पर जो है जब कॉस्टो स्टर्नल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट रिब आर्टिकुलेट कर रही है स्टर्नम से, तो यहाँ पर साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है। और वैसे ही जो 10th रिब है वहां पर भी प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है। तो अगर प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है फर्स्ट और 10th रिब में, बाकी का क्या? बाकी सारी रिब्स के पास तो होते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। तो फर्स्ट रिब के पास क्या है अगर साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है? काफी सारे ऑथर कहेंगे वो है फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट, या कि प्राइमरी कार्टिलेज ज्वाइंट, सिनकॉन्ड्रोसिस। मगर फिर ग्रेज एनाटॉमी कहती है ये तो एक मिसनोमर है, क्योंकि यहाँ पर तो होता है सिन आर्थरोसिस, यानी कि एक फाइब्रस ज्वाइंट है, ये कार्टिलेजिनस ज्वाइंट नहीं है। तो हम क्या करें कि अगर हमसे पूछा जाए फर्स्ट कॉस्टो स्टर्नल ज्वाइंट, क्या उत्तर दिया जाए? आप ऑप्शन में ढूंढे कि क्या वहां पर फाइब्रस ज्वाइंट दिया गया है, क्या वहां पर सिनार्थ्रोसिस दिया गया है। अगर दिया गया है तो वो आपका उत्तर है, और अगर ऑप्शन में वो नहीं है तो फिर आपका दूसरा उत्तर जो है प्राइमरी कार्टिलेज ज्वाइंट या कि सिनकॉन्ड्रोसिस आप लिख सकते हैं। तो अधिकतर ऑथर तो उसे सिनकॉन्ड्रोसिस ही कहते हैं, सिवाय ग्रेज एनाटॉमी के जो इसे कहती है सिनआर्थ्रोसिस। तो ये तो फर्स्ट कॉस्टो स्टर्नल ज्वाइंट हुआ। 10th रिब का क्या?
10th रिब की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर भी साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है। जैसा हमने कहा था 10th रिब एक फॉल्स रिब है और इसको हम वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब कहते हैं क्योंकि अपने से ऊपर वाली रिब यानी रिब नंबर 9 से ये इंटरकॉन्ड्रल ज्वाइंट बनाएगी और वो प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है। तो वो क्या है? वो तो एक्चुअली एक लिगामेंटस ज्वाइंट है, एक फाइब्रस ज्वाइंट है, जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, नेवर साइनोवियल। तो 10th रिब जब आर्टिकुलेट करती है 9th रिब से, वो एक साइनोवियल ज्वाइंट नहीं है, वहां पर लिगामेंटस ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट है, एक सिन आर्थरोसिस है वहां पर, इमोबाइल ज्वाइंट। तो 10th रिब के पास भी इमोबाइल ज्वाइंट है, जबकि फर्स्ट रिब भी हमने देखी उसके पास भी इमोबाइल ज्वाइंट है। सिन आर्थरोसिस तो इमोबाइल होते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं बाकी सारे रिब्स की तो वहां है प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट, जैसे कि रिब नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो जो कि स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ती हैं। यहां पर आपको मिलेंगे प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट। तो रिब नंबर 2 से 7 जो कि ट्रू रिब्स होती हैं, यहां मिलते हैं प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट, फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट। हमें फ्री मूवमेंट चाहिए है क्योंकि ये रिब की मूवमेंट ही तो हमारे को रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। तो फिर इससे नीचे वाले रिब्स का क्या? वहां पर भी फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट होंगे, साइनोवियल ज्वाइंट होंगे, मगर हम ये जानते हैं कि अगर हम रिब नंबर 8 और 9 की बात कर रहे हैं तो ये वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स होती हैं, मतलब वर्टिब्रा को पीछे ज्वाइन करती हैं लेकिन आगे की तरफ ये नेक्स्ट हायर रिब से आर्टिकुलेट करती हैं, स्टर्नम से डायरेक्टली नहीं आर्टिकुलेट करती। और इनके बीच में होते हैं इंटरकॉन्ड्रल ज्वाइंट। तो ये जो इंटरकॉन्ड्रल ज्वाइंट है जिसमें 9th रिब जो है 8 से आर्टिकुलेट कर रही है और 8 जो है वो 7 से आर्टिकुलेट कर रही है, या कि 7 जो है वो 6 से आर्टिकुलेट कर रही है। ये जो रिब नंबर 6 to 9 है इंटरकॉन्ड्रल ज्वाइंट हैं, ये होते हैं प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट। या कि इसे हम ऐसे याद कर लें कि सारी ही रिब्स के पास होते हैं प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट सिवाय फर्स्ट के और 10th के, क्योंकि फर्स्ट रिब के पास प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट नहीं था। जो फर्स्ट कॉस्टोस्टर्नल ज्वाइंट होता है वो एक सिन आर्थरोसिस होता है, जिसे कि हम मिसनोमर के रूप में कभी कभी सिन कॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं। और 10th रिब के पास तो सिन आर्थरोसिस है ही है, वो एक लिगामेंटस ज्वाइंट है, फाइब्रस ज्वाइंट है। और रिब नंबर 10 हो या रिब नंबर 1 हो, ये तो इमोबाइल होती हैं, मगर उसके बाद बीच के जितने भी ज्वाइंट्स हैं सारे प्लेन साइनोवियल ज्वाइंट हैं और फ्रीली मोबाइल ज्वाइंट हैं। अब आप स्टर्नम के ज्वाइंट्स की बात कर लें, यहां देखें, ये है मैन्यूब्रियम पार्ट ऑफ द स्टर्नम, ये है बॉडी ऑफ स्टर्नम और ये है मैन्यूब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट। तो ये जो मैन्यूब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट होता है ये होता है सिम्फाइसिस ज्वाइंट, स्लाइटली मोबाइल ज्वाइंट, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सो सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, सिम्फाइसिस ज्वाइंट है, मैन्यूब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट और ये स्लाइटली मोबाइल होता है। जबकि अगर आप ज़िफिस्टर्नल ज्वाइंट की बात करें तो ज़िफिस्टर्नल ज्वाइंट जो है वो तो एक प्राइमरी कार्टिलेज ज्वाइंट है या कि सिन कॉन्ड्रोसिस ज्वाइंट है, यानी कि नो मूवमेंट पॉसिबल, इमोबाइल, ऐसा अधिकतर ऑथर लिखते हैं। मगर कुछ ऑथर यहाँ पर लिखते हैं ज़िफिस्टर्नल ज्वाइंट तो एक सिम्फाइसिस है, तो वो आपका सेकंड आंसर है। ध्यान रखें, अगर आपसे पूछा गया है ज़िफिस्टर्नल ज्वाइंट कैसा ज्वाइंट है, आप कहेंगे प्राइमरी कार्टिलेज ज्वाइंट, ये पहला आंसर है। वो प्राइमरी कार्टिलेज ज्वाइंट है, सिन कॉन्ड्रोसिस है और इमोबाइल है। मगर अगर आपके ऑप्शन में सिन कॉन्ड्रोसिस है ही नहीं तो आप दूसरा आंसर चूज कर सकते हैं कि ज़िफिस्टर्नल ज्वाइंट कुछ ऑथर कहते हैं कि वो सिम्फाइसिस है। मगर जब आप मैन्यूब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं तो मिड लाइन सिम्फाइसिस ज्वाइंट है। बिल्कुल यही बात यहाँ पर भी लिखी है, जो मैन्यूब्रियोस्टर्नल ज्वाइंट है वो एक सिम्फाइसिस है, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, स्लाइटली मोबाइल ज्वाइंट है। जबकि अगर हम ज़िफिस्टर्नल ज्वाइंट की बात कर रहे हैं तो वो एक प्राइमरी कार्टिलेज ज्वाइंट है जिसे कि हम सिन कॉन्ड्रोसिस भी कहते हैं। तो ज़िफिस्टर्नल ज्वाइंट जो है वो प्राइमरी कार्टिलेज ज्वाइंट है और इमोबाइल ज्वाइंट है, सिन कॉन्ड्रोसिस। और इस डायग्राम में हम देख रहे हैं डेवलपिंग बेबी को एक साइड व्यू से, ताकि हम बात कर सकें हार्ट ट्यूब की, उनसे आती हुई एम्ब्रियोनिक आर्टरीज और उसमें जाती हुई एम्ब्रियोनिक वेन्स के बारे में। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है, एक सेफेलोकॉर्डल फोल्डिंग हो रही है, साथ में हेड रीजन नेक रीजन में ब्रेंकियल आर्चेस डेवलप हो रही हैं, ये कार्डियक बल्ज है, हार्ट यहाँ डेवलप होगा, और ये है अम्बिलिकल कॉर्ड, ये टेल रीजन है। तो हमने सेक्शन ऐसे लिया हुआ है कि हम हार्ट को और आर्टरीज वेन्स को देख पा रहे हैं। हम जानते हैं कि पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर राइट साइड में एक आर्टरी वेन है तो लेफ्ट साइड में भी होगी, मगर सेक्शन ऐसा लिया गया है कि आपको सिर्फ एक तरफ की ही वेसल्स दिखाई दे रही हैं। अब हार्ट ट्यूब की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास होता है एक रिसीविंग एंड, और उस रिसीविंग एंड को हम कहते हैं साइनस वेनोसस।
और उस साइनस वेनोसस में आती हैं बहुत सारी वेन्स जो कि ब्लड हार्ट ट्यूब में लेकर आ रही हैं। अब हार्ट ट्यूब के पास और भी कंपोनेंट होते हैं। अगर रिसीविंग एंड है साइनस वेनोसस तो एग्जिटिंग एंड को हम कहते हैं ट्रंकस आर्टेरियोसस। तो यहाँ पर हार्ट से जाता हुआ जो स्ट्रक्चर होगा उसे हम कहेंगे ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब ये जो ब्लड हार्ट ट्यूब में ट्रंकस आर्टेरियोसस में एंटर करता है, वहां से फिर वो एंटर कर जाता है एओर्टिक सैक में, और एओर्टिक सैक से वो चला जाता है डोर्सल एओर्टा में, जो कि हमने कहा कि दो होंगे, एक राइट में और एक लेफ्ट में। शुरू में तो हर चीज दो दो होती हैं, हो सकता है बाद में कई जगह पर फ्यूजन हो जाए और सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर नजर आए, मगर शुरू में दो ही होती हैं। तो डोर्सल एओर्टा दो ही होते हैं। तो हमने कहा कि ये कुछ वेन्स जो हैं ड्रेन करती हैं हार्ट ट्यूब में साइनस वेनोसस में, फिर हार्ट से वो पुश हो जाता है एग्जिटिंग एंड ट्रंकस आर्टेरियोसस में, वहां से अब ब्लड चला गया है एओर्टिक सैक में। तो एओर्टिक सैक से जब ब्लड डोर्सल एओर्टा में जा रहा है तो कैसे जाएगा? हेड एंड नेक रीजन में हम देखते हैं एओर्टिक सैक पुश करता है ब्लड को फेरेंजियल आर्च आर्टरीज में। यहाँ पर कुछ फेरेंजियल आर्च आर्टरीज डेवलप कर रही होती हैं, जैसे कि बाद में ये जो फेरेंजियल आर्च आर्टरीज हैं हमें देती हैं हेड नेक रीजन में कैरोटिड आर्टरीज, सबक्लेवियन आर्टरीज, आर्च ऑफ एओर्टा वगैरह। मगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एओर्टिक सैक से ब्लड निकला और एओर्टिक आर्चेस से होते हुए पहुंच गया है डोर्सल एओर्टा में, और पूरी बॉडी में ये जो डोर्सल एओर्टा है ये सप्लाई कर रहा होता है। इसके पास होती हैं इंटर सेगमेंटल आर्टरीज। सो इंटर सेगमेंटल आर्टरीज का इस्तेमाल करते हुए ये सारी बॉडी में, चाहे वो थोरैक्स एब्डोमेन हो, पेल्विस पेरिनियम लोअर लिम्ब हो, ये सप्लाई दे रहा है। और डोर्सल एओर्टा से ही एक आर्टरी आप देख रहे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो वो जो आर्टरी है उसका नाम है वाइटलिन आर्टरी, जो कि अब योक सैक को सप्लाई करेगी। योक सैक का काम यह है कि उसने बनानी है गट ट्यूब। तो एओर्टा ने गट ट्यूब के लिए एक आर्टरी भेजी है और उस आर्टरी का नाम है वाइटलिन आर्टरी। वेन की अभी हम बात करेंगे, मगर फिलहाल वाइटलिन आर्टरी। और वैसे ही एओर्टा से डिस्टली निकल कर आती है अम्बिलिकल आर्टरी। अम्बिलिकल आर्टरी अम्बिलिकल कॉर्ड से पास करते हुए चली जाती है प्लेसेंटा में। तो ये रहा प्लेसेंटा, और प्लेसेंटा में चली गई है अम्बिलिकल आर्टरी। अब हम वेन्स की बात कर लेते हैं। तो प्लेसेंटा से हमारे पास वेन आएंगी, वो होंगी अम्बिलिकल वेन। हम जानते हैं शुरू में तो दो होती हैं, राइट और लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, और वो पास कर रही होती हैं अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो ये एक वेन हम देख पा रहे हैं, अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा को ड्रेन करते हुए अम्बिलिकल कॉर्ड से पास करते हुए ये पहुंच गई है हार्ट ट्यूब के रिसीविंग एंड पर, जिसका नाम हमने कहा था साइनस वेनोसस। तो साइनस वेनोसस जो है वो रिसीविंग एंड होता है हार्ट ट्यूब का, और यहाँ पर तीन वेन्स आकर ड्रेन कर रही हैं। अगर वो प्लेसेंटा से आई है तो उसका नाम है अम्बिलिकल वेन, अगर वो योक सैक से आएगी तो वाइटलिन वेन, अगर वो बॉडी वॉल से आएगी तो कार्डिनल वेन। तो अभी हम योक सैक की भी बात कर लेते हैं। योक सैक से जो वेन आ रही है उसको हम कह रहे हैं वाइटलिन वेन, और ये जो वाइटलिन वेन है ये भी अपना ब्लड योक सैक से ले जाकर दे देगी साइनस वेनोसस तक, रिसीविंग एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब। अब हम जानते हैं कि जो अम्बिलिकल वेन्स होती हैं वो तो सिंपली डीजनरेट कर जाती हैं। एडल्ट में तो इनका कुछ खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता, मगर अगर आप बात कर रहे हैं वाइटलिन वेन की तो उसका काफी कंट्रीब्यूशन है एडल्ट वीनस सिस्टम में। आप जैसा समझ पा रहे हैं कि योक सैक जो है वो गट ट्यूब बनाता है, तो गट ट्यूब को ड्रेन करने के लिए हमारे पास होता है पोर्टल वीनस सर्कुलेशन। जैसे कि गट ट्यूब में हमारे पास है फोरगट, हमारे पास है मिडगट और हाइंडगट। फोरगट तो सीधा सीधा ड्रेन कर देता है पोर्टल वेन में, जो कि डेवलप होगी वाइटलिन वेन से, जबकि मिडगट के लिए बन जाती है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और हाइंडगट के लिए बन जाती है इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन। मगर सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन हो, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन हो, ड्रेन तो उन्होंने करना होता है पोर्टल वेन में ही। तो हम जानते हैं कि योक सैक जो है वो बनाता है गट ट्यूब, और गट ट्यूब में होता है न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन। न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करने के लिए हमारे पास फोरगट, मिडगट, हाइंडगट है। हाइंडगट के पास इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, मिडगट के पास सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। फोरगट तो डायरेक्टली ड्रेन कर देगा पोर्टल वेन में, ये मेसेंट्रिक वेन भी ड्रेन कर देती है पोर्टल वेन में, और पोर्टल वेन ये ब्लड लेके जाती है लीवर तक। लीवर में होता है मेटाबॉलिज्म, और फिर वहां से मेटाबोलाइट्स जो है वो हार्ट की तरफ जाते हैं वाया हेपेटो कार्डियक इंफीरियर वेना केवा, टर्मिनल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो वो भी ये वाइटलिन वेन ही बनाएगी। वाइटलिन वेन ना केवल पोर्टल वेन बनाती है बल्कि वो हेपेटो
कार्डियक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा भी बनाती है। तो जैसा हमने कहा वाटलिन वेन के काफी कंट्रीब्यूशन है। एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है पोर्टल वेन और दूसरा हेपेटोकार्डिक इंफीरियर वेना केवा। पोर्टल वेन ने तो सारे न्यूट्रिएंट्स गट से लिए और लीवर तक पहुंचाए, लीवर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है और लीवर से मेटाबोलाइट्स अगर हार्ट तक आपने पहुंचाने हैं तो आपको चाहिए हेपेटोकार्डिक इंफीरियर वेना केवा। टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा वो भी डेवलप होता है वाटलिन वेन से ही। तो ये जो वाटलिन वेन एम्ब्रियोनिक स्टेज में ड्रेन कर रही थी साइनस विनोसस के अंदर, और एक और वीनस सिस्टम यहाँ पे ड्रेन करता है जिसका नाम है कार्डिनल वेन्स। डायफ्राम एक बाउंड्री लाइन बन जाता है। डायफ्राम के ऊपर है एंटीरियर कार्डिनल वेन और डायफ्राम के नीचे है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन। डायफ्राम के ऊपर जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है वो बाद में बना देती है सुपीरियर वेना केवा और जो डायफ्राम के नीचे पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है बाद में बना देती है इंफीरियर वेना केवा। मगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप देखेंगे कि चाहे वो एंटीरियर कार्डिनल वेन हो जो ड्रेन कर रही है बॉडी को अबव डायफ्राम या कि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन हो जो ड्रेन कर रही है बॉडी को बिलो डायफ्राम, दोनों की दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन कार्डिनल वेन जो अपना ब्लड ड्रेन करती है साइनस विनोसस में रिसीविंग एंड ऑफ द हार्ट ट्यूब। हमने ये भी कहा कि एंटीरियर कार्डिनल वेन बाद में बना देगी सुपीरियर वेना केवा टू ड्रेन द बॉडी अबव डायफ्राम और जो ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है ये बना देगी इंफीरियर वेना केवा टू ड्रेन द बॉडी बिलो डायफ्राम। मगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में चाहे वो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन हो, एंटीरियर कार्डिनल वेन हो, कॉमन कार्डिनल वेन हो, ये ड्रेन कर रही होती हैं साइनस विनोसस के अंदर। तो साइनस विनोसस के अंदर 3 वेन्स आ रही हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी पेयर्ड होती हैं। अगर वो कार्डिनल वेन्स हैं तो बॉडी वॉल ड्रेन कर रही हैं, अगर वो वाटलिन वेन है तो योक सैक ड्रेन कर रही हैं और अम्बिलिकल वेन्स हैं तो प्लेसेंटा को ड्रेन कर रही हैं। तो अब हम साइनस विनोसस को आगे की तरफ से देख लेते हैं। जब हम आगे की तरफ से साइनस विनोसस को देख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये जो 3 वेन्स हैं बॉडी वॉल से कार्डिनल वेन या योक सैक से वाटलिन वेन या प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन वो कैसे ड्रेन करती हैं साइनस विनोसस में और उनके आगे क्या क्या डेरिवेटिव्स होते हैं। और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं फ्रंट व्यू से साइनस विनोसस को जो रिसीविंग एंड है हार्ट ट्यूब का। उसके पास होता है एक राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस, एक होता है लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस। 3 सेट ऑफ वेन्स इसके अंदर अपना ब्लड ड्रेन करती हैं। अगर बॉडी वॉल से आ रही हैं तो कार्डिनल वेन्स, अगर योक सैक से आ रही हैं तो वाटलिन वेन्स और अगर प्लेसेंटा से आ रही हैं तो अम्बिलिकल वेन्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फ्रंट व्यू से साइनस विनोसस को जो कि है एक रिसीविंग एंड हार्ट का और इसके पास होते हैं राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस और एक होता है लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस। और ये जो है ब्लड रिसीव करते हैं फिर साइनस विनोसस में डाल देते हैं और ब्लड हार्ट ट्यूब में जाता है और बाहर निकल जाता है थ्रू ट्रंकस आर्टेरियोसस। अब इसमें हमने एक बात करी थी कि हमारे पास जो अम्बिलिकल वेन्स हैं उनका एडल्ट्स में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो आप देख पा रहे हैं इस टेबल में कि हमारे पास जो अम्बिलिकल वेन्स हैं जो कि प्लेसेंटा से आती हैं, एक राइट में होगी एक लेफ्ट में, तो राइट अम्बिलिकल वेन, लेफ्ट अम्बिलिकल वेन। आप याद करें आर आर और एल एल, इसका मतलब ये होता है कि राइट रिग्रेसस एंड लेफ्ट इज लेफ्ट। जो राइट अम्बिलिकल वेन है वो तो रिग्रेस कर जाती है जबकि लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो है वो लेफ्ट है। मगर उसके बाद भी उसका जो कंट्रीब्यूशन है एडल्ट में वो कुछ खास नहीं है, वो डीजनरेट कर जाती है और बन जाती है लिगामेंटम टीरिस। लिगामेंटम टीरिस जो है ये एडल्ट रेमिनेंट है, एडल्ट रेमिनेंट है लेफ्ट अम्बिलिकल वेन का, मगर इसका कोई खास कंट्रीब्यूशन तो नहीं होता एडल्ट्स में जैसा हमने कहा। तो इन्हें हम डायग्राम में भी देख लेते हैं। डायग्राम में आप देख पाएंगे ये रही लेफ्ट अम्बिलिकल वेन जो आ रही है प्लेसेंटा से और इसने प्लेसेंटा का ब्लड जो है वो ड्रेन कर दिया है इनटू द लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस। और वैसे ही प्लेसेंटा से हमारे पास आई है राइट अम्बिलिकल वेन और अपना ब्लड ड्रेन कर दिया है राइट हॉर्न ऑफ साइनस विनोसस में इनटू द हार्ट ट्यूब। फिर हमने कहा कि आर आर राइट तो रिग्रेस कर जाती है बड़ी जल्दी ही फीटल सर्कुलेशन में, जबकि लेफ्ट इज लेफ्ट। और ये जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है जिसको हम कह रहे हैं इट इज लेफ्ट, लेटर ये बना देती है लिगामेंटम टीरिस, एडल्ट रेमिनेंट ऑफ लेफ्ट अम्बिलिकल वेन, मगर उसका कोई काम नहीं है एडल्ट्स में। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं वाटलिन वेन्स की तो डेफिनेटली उनका रोल काफी ज्यादा है।
वाइटलिन वेन्स जो योक सैक से आती हैं, वहां पर होता है गट ट्यूब। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, गट ट्यूब ने बना दी है डिओडिनम यहाँ पर। तो योक सैक से गट ट्यूब बनता है, जैसे कि यहाँ पर इस वक्त आप देख रहे हैं डिओडिनम के, और डिओडिनम के साथ में चल रही हैं वाइटलिन वेन्स। ये जो वाइटलिन वेन्स होती हैं, ये बनाती हैं पोर्टल वीनस सर्कुलेशन। जो भी गट में न्यूट्रिएंट्स हैं, उनको अब्सॉर्ब करने के लिए आपके पास होता है पोर्टल वीनस सर्कुलेशन, जो न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है लीवर में, और लीवर में फिर बन जाती हैं हेपेटिक साइनोसॉइड्स, हेपेटिक वेन्स, जो ड्रेन करती हैं मेटाबोलाइट्स को इंफीरियर वेना केवा में, जिसका नाम है हेपेटोकार्डिक इंफीरियर वेना केवा। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि चाहे वो हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा हो, या कि वो हेपेटिक वेन्स हो, लीवर साइनोसॉइड्स हो, या कि वो पोर्टल वेन हो अपने आप में, या कि गट को ड्रेन करने वाली सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन हो, इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन हो, ये सारी की सारी डेवलप हो रही हैं वाइटलिन वेन से ही। और वाइटलिन वेन में भी ये याद रखें कि राइट साइड की वाइटलिन वेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट साइड की वेन का काफी कम कंट्रीब्यूशन होता है। और यही चीज आप डायग्राम में भी दिखा सकते हैं कि ये जो राइट साइड की वाइटलिन वेन है, इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इस वक्त ये ड्रेन कर रही है गट ट्यूब को इनटू राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस, और वैसे ही जो लेफ्ट साइड की वाइटलिन वेन है, वो ड्रेन कर रही है योक सैक को, जो कि बाद में गट ट्यूब बन गया है, गट ट्यूब को इनटू द लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस। और फिर हम कह रहे हैं कि लेफ्ट का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, राइट वाइटलिन वेन का जो है वो ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। वही बना रही होती है मेजर पोर्शन ऑफ द पोर्टल वेन टू रिसीव द न्यूट्रिएंट्स, और टर्मिनल पोर्शन ऑफ हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो ये कैसे बन रहा है वो देख लेते हैं। हमारे पास एक स्ट्रक्चर आता है सेप्टम ट्रांसवर्सम। सेप्टम ट्रांसवर्सम जो है वो मीसेनकाइम से डिराइव होता है, मेसोडर्म से, और बनाता है सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। तो जब वो सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम बना रहा था सेप्टम ट्रांसवर्सम, उसके साथ ही साथ वो कनेक्टिव टिश्यू भी देता है लीवर का, और वो तोड़ देता है इन वाइटलिन वेन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में। तभी तो सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर जाती हुई राइट अम्बिलिकल वेन जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती है, तो बना देती है लीवर साइनोसॉइड्स और हेपेटिक वेन्स। और यहाँ पर आप जानते हैं सेंट्रल टेंडन को पियर्स करके जो एक स्ट्रक्चर जाता है हार्ट की तरफ को, उससे हम कहते हैं टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो यहाँ पर ही बनेगा हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा, जिसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है राइट साइड की वाइटलिन वेन से। तो ये जो सेप्टम ट्रांसवर्सम था, वो उसने सेंट्रल टेंडन बनाया था। सेंट्रल टेंडन को पियर्स करके ही तो इंफीरियर वेना केवा जाता है फ्रॉम लीवर टू द हार्ट। हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा कंट्रीब्यूटेड चीफली बाय द राइट वाइटलिन वेन, यहाँ पर लिखा हुआ है। अब बात कर लें बॉडी वॉल की भी। बॉडी वॉल में होती है कार्डिनल वेन्स। हमने कहा था कि बॉडी अबव डायफ्राम है तो एंटीरियर कार्डिनल वेन जो बनाएंगी सुपीरियर वेना केवा, और बॉडी बिलो डायफ्राम है तो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो बनाएंगी इंफीरियर वेना केवा। और एक पेयर होगा राइट साइड में, एक पेयर होगा लेफ्ट साइड में। तो अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर ये है एंटीरियर कार्डिनल वेन लेफ्ट साइड में, और ये है एंटीरियर कार्डिनल वेन राइट साइड में। वैसे ही ये लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है जो बॉडी बिलो डायफ्राम को ड्रेन करेगी, और वैसे ही ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है राइट साइड में। दोनों मिलकर बनाती हैं कॉमन कार्डिनल वेन जो ड्रेन करती है राइट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस में, अगर वो राइट साइड में है, और कॉमन कार्डिनल वेन जो कि लेफ्ट साइड में है तो ड्रेन करेगी लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस में, ताकि ये ब्लड जो है वो चला जाए साइनस वेनोसस से इनटू हार्ट ट्यूब और फिर ट्रंकस आर्टेरियोसस में सारी बॉडी की तरफ। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम बात करते हैं सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा की, तो वो केवल राइट साइड में ही डेवलप होते हैं। आपने देखा होगा कि सुपीरियर वेना केवा हो या इंफीरियर वेना केवा, वो राइट साइड ऑफ मिड लाइन में होते हैं। वो इसलिए होता है क्योंकि लेफ्ट साइड की जो वेन्स हैं वो रिग्रेस कर जाती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं राइट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन की, तो वो ये रही, और ये बनाएगी सुपीरियर वेना केवा टू ड्रेन द बॉडी अबव डायफ्राम। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ये है राइट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, और ये बनाएगी इंफीरियर वेना केवा टू ड्रेन द बॉडी बिलो डायफ्राम। और ये जो है एसवीसी आईवीसी केवल बनते हैं राइट साइड में ही, क्योंकि जो लेफ्ट साइड की वेन्स हैं वो तो रिग्रेस हो जाती हैं। अच्छा, क्या होगा कि अगर मेरे पास परसिस्टिंग लेफ्ट साइड एंटीरियर कार्डिनल वेन हो? अगर आपके पास परसिस्टिंग लेफ्ट साइड एंटीरियर कार्डिनल वेन है तो आपके पास हो जाएगा लेफ्ट साइडेड सुपीरियर वेना केवा, यानी कि डबल सुपीरियर वेना केवा, जो कि एक एनॉमली है। इसी तरह से
अगर आपके पास लेफ्ट साइड की पोस्टकार्डिनल वेन परसिस्ट कर गई तो आपके पास हो जाएगा लेफ्ट साइड का इंफीरियर वेना केवा, यानी कि डबल इंफीरियर वेना केवा। वो अपने आप में फिर से एक एनॉमली है। नॉर्मली तो ये कार्डिनल वेन्स उन्हें डिसअपेयर हो जाना चाहिए लेफ्ट साइड में, क्योंकि एसवीसी और आईवीसी तो केवल पाया जाता है राइट साइड ऑफ मिड लाइन में। इस डायग्राम में हम सामने से देख रहे हैं पोर्टल वीनस सर्कुलेशन को, खासकर पोर्टल वेन का फॉर्मेशन। यहाँ पर हम जानते हैं कि योक सैक बाद में देता है गट ट्यूब, और इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं योक सैक ने हमें दे दिया है एक पार्ट ऑफ गट ट्यूब जिसका नाम है ड्यूडेनम, और ड्यूडेनम के साथ साथ में चल रही है वाइटलिन वेन जो कि है एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, और ये है राइट साइड की वाइटलिन वेन, ये है लेफ्ट साइड की वाइटलिन वेन। हमने ये भी कहा कि राइट साइड की वाइटलिन वेन का ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है पोर्टल वीनस सर्कुलेशन में, लेफ्ट साइड की वेन का काफी कम कंट्रीब्यूशन है। फिर थोड़ी देर में हम देखते हैं कि इन वेन्स के बीच में बन जाते हैं कुछ एनास्टोमोसिस, दो वेंट्रल और एक डॉर्सल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। हमारे लिए जो ये मिडिल डॉर्सल एनास्टोमोसिस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जबकि आप एंटीरियर एनास्टोमोसिस भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, एंटीरियर यानी वेंट्रल। तो इस मिडिल डॉर्सल एनास्टोमोसिस का क्या कंट्रीब्यूशन है पोर्टल वेन के फॉर्मेशन में? पोर्टल वेन एक्चुअली 3 कंट्रीब्यूशन से आती है। पहले तो थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है लेफ्ट साइड की वाइटलिन वेन से, और उसके बाद नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है मिडिल डॉर्सल एनास्टोमोसिस से, जो कि काफी सिग्निफिकेंट होता है। लेकिन सबसे सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो है राइट साइड की वाइटलिन वेन से। तो ये 3 कंट्रीब्यूशन है पोर्टल वेन के फॉर्मेशन में। बाकी के ये जो चीजें आप देख रहे हैं ये तो डिसअपेयर हो जाती हैं या रिग्रेस हो जाती हैं। तो 3 कंट्रीब्यूशन कौन से हैं पोर्टल वेन के फॉर्मेशन में, आप यहाँ देखेंगे। पोर्टल वेन के फॉर्मेशन में चीफ कंट्रीब्यूशन तो है राइट साइड की वाइटलिन वेन का, फिर एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है मिडिल डॉर्सल एनास्टोमोसिस का जो कि राइट और लेफ्ट वेन के बीच में है, और तीसरा जो कंट्रीब्यूशन था वो लेफ्ट वाइटलिन वेन से भी था जो कि माइनर कंट्रीब्यूशन था। अब आप फिर से उसे दिखा दीजिए। जो लेफ्ट साइड की वाइटलिन वेन है उसका सिर्फ इतना ही कंट्रीब्यूशन है, जबकि सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है आपका मिडिल डॉर्सल एनास्टोमोसिस से, और उसके बाद चीफ कंट्रीब्यूशन जो है वो है राइट साइड की वाइटलिन वेन से। तो इस तरह से पोर्टल वेन बन जाती है, और पोर्टल वेन पास करती है बिहाइंड फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ये आप नेक्स्ट वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो पोर्टल वेन बनी है ये पास कर रही है बिहाइंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, और फिर ये राइट ब्रांच में लेफ्ट ब्रांच में डिवाइड हो जा रही है पोर्टा हेपेटिस ऑफ लीवर पर। तो ये राइट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है, ये लेफ्ट ब्रांच ऑफ पोर्टल वेन है। जब ये पोर्टा हेपेटिस में एंटर होती है, ये ड्यूडेनम का फर्स्ट पार्ट यहाँ देख पा रहे हैं, उसके पीछे से पोर्टल वेन गई है, और पोर्टल वेन का जो चीफ कंट्रीब्यूशन है हमने कहा राइट साइड की वाइटलिन वेन से ही है। फिर हम एक और चीज देख पा रहे हैं कि फीटल सर्कुलेशन में जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है वो प्लेसेंटा से लेके आती है हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो माँ है वो हाईली ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा को देती है, और प्लेसेंटा से लेफ्ट अम्बिलिकल वेन ये ऑक्सीजन लेकर आती है। मगर हम नहीं चाहते कि ऑक्सीजन जो है लीवर में डिस्ट्रीब्यूट हो, क्योंकि लीवर इमैच्योर होता है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो आपको बाईपास करना है लीवर को। और लीवर को बाईपास करने के लिए अब ये जो लेफ्ट अम्बिलिकल वेन है वो इस्तेमाल करती है एक स्ट्रक्चर को जिसका नाम है डक्टस वेनोसस। तो ये जो डक्टस वेनोसस है जो एक बाईपास चैनल है लीवर को बाईपास करने के लिए, क्योंकि लीवर इमैच्योर है, उसे ज्यादा ऑक्सीजन तो चाहिए नहीं, तो आप लीवर को बाईपास कर दें। हाईली ऑक्सीडेटेड ब्लड इसमें एंटर करता है। ये डक्टस वेनोसस कौन बना रहा है? ये भी वाइटलिन वेन ही बना रही होती हैं, और वाइटलिन वेन ये भी स्ट्रक्चर बना रही होती हैं जिसका नाम है हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो ये जो इंफीरियर वेना केवा है जो लीवर से हार्ट की तरफ जाता है, इसे हम कहते हैं हेपेटोकार्डियक इंफीरियर वेना केवा, जो कि लीवर के मेटाबोलाइट्स को हार्ट तक पहुंचाएगा। ये भी चीफली कंट्रीब्यूट होता है राइट साइडेड वाइटलिन वेन से ही। तो यहाँ पर हमने जो भी देखा, चाहे वो पोर्टल वेन हो, डक्टस वेनोसस हो, या इंफीरियर वेना केवा हो, या कि ये जो यहाँ आप देख रहे हैं सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है, स्प्लेनिक वेन है, ये सारी की सारी वाइटलिन वेन से ही डेवलप होती हैं। और आप देखेंगे क्योंकि ये जो सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है और स्प्लेनिक वेन है ये लेफ्ट की तरफ होती हैं, इसलिए लेफ्ट वाइटलिन वेन में ड्रेन करती हैं। मगर फिर भी आपको ये ध्यान रखना है कि पोर्टल वीनस सर्कुलेशन का जो चीफ कंट्रीब्यूशन है वो राइट साइड की वाइटलिन वेन से ही आता है।
अब यहाँ पर हमारा फोकस है चीफली कार्डिनल वेन्स के ऊपर। जैसा हमने कहा था कि एंटीरियर कार्डिनल वेन्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं सुपीरियर वेना केवा के लिए, और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो हैं वो कंट्रीब्यूट करती है इंफीरियर वेना केवा के लिए। लेफ्ट साइड वाली वेन्स तो डिसअपीयर हो जाती हैं, तो सुपीरियर वेना केवा हो या इंफीरियर वेना केवा वो राइट साइड में ही होते हैं। डेवलपमेंट के दौरान बाद में क्या होता है कि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन जो है वो रिग्रेस कर रही होती है और उसकी जगह कुछ और वेन्स आ जाती हैं जिनके नाम हैं सब कार्डिनल वेन्स और सुप्रा कार्डिनल वेन्स। तो वो भी कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं इंफीरियर वेना केवा के लिए। तो अब आपके पास 4 कार्डिनल वेन्स हो गई। एक तो सुपीरियर वेना केवा के लिए एंटीरियर कार्डिनल वेन है ही, और एक पोस्टीरियर कार्डिनल वेन इंफीरियर वेना केवा के लिए है ही, मगर अब 2 कार्डिनल वेन्स और आ गई हैं। पहले हम सुपीरियर वेना केवा की बात कर लेते हैं। और सुपीरियर वेना केवा के लिए हमने कहा कि जो एम्ब्रियोनिक प्रिकर्सर है उस कार्डिनल वेन का नाम होता है एंटीरियर कार्डिनल वेन। एंटीरियर कार्डिनल वेन बना रही होती है सुपीरियर वेना केवा और साथ ही साथ बनाती है इंटरनल जगुलर वेन भी, जो हेड नेक रीजन को ड्रेन करता है और सुपीरियर वेना केवा में ड्रेन करता है। ये चीज आप यहाँ पर इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ इंटरनल जगुलर वेन बन रही है और ये बन रहा है सुपीरियर वेना केवा। तो ये जो सुपीरियर वेना केवा बनता है ये केवल राइट साइड में ही बनता है और इसकी कंट्रीब्यूशन है राइट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन से। जो लेफ्ट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन होती है वो तो रिग्रेस कर जाती है, और हम ये भी जानते हैं कि अगर लेफ्ट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन परसिस्ट करेगी तो हमारे पास हो जाएगा डबल सुपीरियर वेना केवा, जो कि एक एनॉमली हो जाएगी और हम नहीं चाहते ऐसा हो। सुपीरियर वेना केवा तो केवल राइट साइड में होना चाहिए। तो ना केवल सुपीरियर वेना केवा आया है बल्कि इंटरनल जगुलर वेन भी आई है, और ये आती है एंटीरियर कार्डिनल वेन से। तो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन क्या देती थी? पोस्टीरियर कार्डिनल वेन देती है हमें बिगिनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, और ना केवल वो उसके साथ में कॉमन इलियक वेन्स भी वो देती है। हम जानते हैं कॉमन इलियक वेन्स जुड़कर बनाती है इंफीरियर वेना केवा, और ये दोनों आती हैं पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से। इसको हम इस डायग्राम में यहाँ देख लेते हैं। तो ये जो बिगिनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा है, इनिशियल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ये आ रहा है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से। और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन ना केवल बिगिनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा बनाती है जो कि L5 वर्टिब्रा के लेवल पर होता है, वो कंट्रीब्यूट करती है राइट साइड और लेफ्ट साइड की कॉमन आइलियक वेन के लिए भी। ये राइट लेफ्ट कॉमन आइलियक वेन ही तो जुड़कर बनाती है इंफीरियर वेना केवा, और ये सारी की सारी जो कंट्रीब्यूशन है वो आ रही है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से। कुछ ऑथर जो है इसे सैक्रो कार्डिनल वेन भी कहते हैं, क्योंकि ये सैक्रल रीजन में है इसलिए इसका नाम हो सकता है सैक्रो कार्डिनल वेन। तो पोस्टीरियर कार्डिनल वेन कहिए या सैक्रो कार्डिनल वेन कहिए, इसने क्या कंट्रीब्यूट किया है? इसने कंट्रीब्यूट किया है बिगिनिंग ऑफ द इंफीरियर वेना केवा और कॉमन आइलियक वेन्स को भी, राइट हो या लेफ्ट को। और यही इस टेबल में लिखा हुआ है कि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन कंट्रीब्यूट करती है इनिशियल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा और कॉमन आइलियक वेन्स। तब फिर ये जो सुप्रा कार्डिनल वेन है इसका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये भी एक पोर्शन बनाती है इंफीरियर वेना केवा का, और साथ ही साथ बनाती है एजाइगस वेन जो कि होती है थोरैक्स में। और इसे समझने के लिए हम इस डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर सुप्रा कार्डिनल वेन जो है वो हमें देती है इंफ्रा रीनल आईवीसी, मतलब कि किडनी के नीचे वाला जो आईवीसी है ये रही किडनीज, और इसके नीचे जो ये इंफीरियर वेना केवा है ये आ रहा है सुप्रा कार्डिनल वेन से। तो सुप्रा कार्डिनल वेन ने हमें दिया है इंफ्रारीनल आईवीसी, और साथ ही साथ आप देखेंगे वो हमें देती है एजाइगस वीनस सिस्टम भी। थोरैक्स में एक होता है हेमी एजाइगस वीनस सिस्टम, एक होता है एजाइगस वीनस सिस्टम। राइट में है एजाइगस वेन, लेफ्ट में है हेमी एजाइगस वेन। अब हेमीजाइगस हो या जाइगस हो, ये जो थोरेसिक वॉल को ड्रेन करने वाली वेन्स हैं ये भी आ रही हैं उसी वेन से जिसने हमें दिया था इंफ्रारीनल आईवीसी, और उस वेन का नाम है सुप्रा कार्डिनल वेन। तो फिर रीनल आईवीसी कौन देगा? जो किडनी के साथ वाला आईवीसी है, उसके लिए हमारे पास है सब कार्डिनल वेन। तो हम देखते हैं कि सब कार्डिनल वेन जो है वो देती है रीनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा, साथ में वो रीनल वेन देती है, सुप्रा रीनल वेन देती है और गोनाडल वेन भी देती है। ये डायग्राम में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप देखें कि किडनी के साथ में जो इंफीरियर वेना केवा है, जैसे ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, इनके साथ में जो इंफीरियर वेना केवा है, रीनल आईवीसी जो है इसको
कंट्रीब्यूशन मिलता है सब कार्डिनल वेन से। सो सब कार्डिनल वेन जो है वो बना रही है रीनल इंफीरियर वेना केवा, लेकिन साथ ही साथ में आसपास की वेन्स भी, जैसे कि रीनल वेन हो या कि सुप्रा रीनल वेन हो या कि गोनाडल वेन भी हो। तो आप देख रहे हैं गोनाडल वेन हो राइट लेफ्ट की, या राइट लेफ्ट की रीनल वेन, या सुप्रा रीनल वेन, या कि रीनल आईवीसी, ये सारी वेन्स जो हैं ये बन रही हैं सब कार्डिनल वेन से। और फिर आपको मालूम ही है कि टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा कौन बनाता है। जैसे कि हम कहते हैं हेपेटोकार्डियक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा भी ये पोर्टल वीनस सिस्टम है। और जैसा हमने कहा था राइट साइड की जो वाइटलिन वेन है वो कंट्रीब्यूट करती है हेपेटोकार्डियक इंफीरियर वेना केवा के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि राइट साइड की जो वाइटलिन वेन है उसने बना दिया है हेपेटोकार्डियक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा, जिसको कि आप टर्मिनल इंफीरियर वेना केवा भी कह सकते हैं। ये रहा वो कंट्रीब्यूशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंफीरियर वेना केवा राइट साइड में ही बनता है, तभी तो ये राइट साइड की वेन है। असल में ना केवल राइट साइड की वाइटलिन वेन बल्कि राइट साइड की सब कार्डिनल वेन, राइट साइड की ही सुप्रा कार्डिनल वेन और राइट साइड की ही पोस्टीरियर कार्डिनल वेन, ये सारी वेन्स जो हैं वो राइट साइड की ही होंगी, क्योंकि इंफीरियर वेना केवा होता ही राइट साइड में है। अच्छा, क्या होगा कि अगर लेफ्ट साइड की वेन रिग्रेस ना करें तो? अगर लेफ्ट साइड की वेन रिग्रेस ना करें तो लेफ्ट साइड में भी इंफीरियर वेना केवा हो जाएगा, डबल इंफीरियर वेना केवा हो जाएगा, जो कि एक एनॉमली है। हम नहीं चाहते ऐसा हो। तो लेफ्ट वेन रिग्रेस कर जाती है, वो सिर्फ राइट साइड की ही वाइटलिन वेन होनी चाहिए, या सब कार्डिनल, राइट सुप्रा कार्डिनल, राइट पोस्टीरियर कार्डिनल, तभी एक नॉर्मल सिचुएशन वाला आईवीसी बनेगा। यहाँ पर हम सामने से देख रहे हैं और कार्डिनल वेन्स की बात कर रहे हैं, खासकर वो वेन जो इंफीरियर वेना केवा बनाने में हमें हेल्प करेंगी। हमें मालूम है कि एंटीरियर कार्डिनल वेन सुपीरियर वेना केवा बनाती हैं, जबकि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन इंफीरियर वेना केवा बनाती हैं। लेफ्ट वाली डिसअपीयर हो जाती हैं, ये राइट में ही सारी वेन्स काम कर रही होती हैं। और पोस्टीरियर कार्डिनल वेन रिग्रेस होती है तो उसकी जगह दो वेन्स और आ जाती हैं, सुप्रा कार्डिनल और सब कार्डिनल। तो उन्हें हम पहले यहाँ पर दिखा लेते हैं। जैसे कि ये राइट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन है, ये लेफ्ट साइड की एंटीरियर कार्डिनल वेन है। साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं ये लेफ्ट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है जो बॉडी बिलो डायफ्राम को ड्रेन कर रही होती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और इसी तरह से राइट साइड में भी ये पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है जो ड्रेन कर रही होती है राइट साइड की बॉडी को बिलो डायफ्राम। और एंटीरियर कार्डिनल वेन, पोस्टीरियर कार्डिनल वेन दोनों जुड़कर बना देती हैं कॉमन कार्डिनल वेन, एक राइट साइड में और कॉमन कार्डिनल वेन एक लेफ्ट साइड में। ये हमने देखा था कि कॉमन कार्डिनल वेन जो होती है राइट और लेफ्ट साइड की, वो राइट हॉर्न, लेफ्ट हॉर्न ऑफ साइनस वेनोसस में अपना ब्लड डालती है और साइनस वेनोसस फिर उसे पुश कर देता है हार्ट ट्यूब की तरफ, ट्रंकस आर्टेरियोसिस की तरफ। और ये जो एंटीरियर कार्डिनल वेन है ये सुपीरियर वेना केवा बनाने में हेल्प करती है। हमारा फोकस इस वक्त इंफीरियर वेना केवा के ऊपर है। तो जैसे पोस्टीरियर कार्डिनल वेन रिग्रेस कर रही थी, वो सिर्फ इनिशियल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा ही बनाती हैं। साथ में आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाता है सुप्रा कार्डिनल और सब कार्डिनल वेन से भी, वो हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि पोस्टीरियर कार्डिनल वेन रिग्रेस कर रही थी, उस वक्त कुछ वेन्स आ गई थी, डेवलप हो रही थी, इनका नाम है सब कार्डिनल वेन। अब वो चाहे राइट साइड में हो या कि लेफ्ट साइड में हो, और उसके साथ ही साथ आ गई थी सुप्रा कार्डिनल वेन भी राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। अब ये तो हम जानते हैं कि लेफ्ट साइड वाली वेन जो है हमारे काम की नहीं है, इंफीरियर वेना केवा तो राइट साइड वाली वेन से ही बनता है। और यहाँ पर हमें एक वेन और दिखा देनी है, अगर आपको ध्यान हो। जो टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा है वो बनता है राइट साइड की वाइटलिन वेन से, जिसे हम कहते हैं हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो उसे भी हम यहाँ दिखा रहे हैं। ये है राइट साइड की वाइटलिन वेन और ये बनाती है हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा। अब जब आपके पास ये कंट्रीब्यूशन आ गए तो बताएं कि कैसे इंफीरियर वेना केवा बन रहा था। जो इनिशियल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा है उसके लिए हमारे पास होती है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन राइट साइड की। तो ये जो शुरुआत का पोर्शन है इंफीरियर वेना केवा का, वो आया राइट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से, और इसके बाद हमारे पास आती है राइट साइड की सुप्रा कार्डिनल वेन। तो राइट साइड की सुप्रा कार्डिनल वेन जो है अब आगे एनास्टामोस करती है सब कार्डिनल वेन के साथ, और अब सीक्वेंस में आ गई है सब कार्डिनल वेन राइट साइड की, और फिर एक एनास्टामोसिस है सब कार्डिनल वेन का
राइट साइड की वेटलिन वेन के साथ, जो कि अब टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा बनाएगी, जिसे हम हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा भी कहते हैं। तो यही जो सीक्वेंस में कंट्रीब्यूशन है, इसे आप इस डायग्राम में भी दिखा लीजिए। हमें याद है कि ये जो राइट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन थी, इसको हमने सैक्रो कार्डिनल वेन भी कहा था, और ना केवल ये इनिशियल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा को कंट्रीब्यूट करती है, बल्कि ये राइट साइड की और लेफ्ट साइड की कॉमन आइलेक वेन को भी कंट्रीब्यूट करती है। तो यहीं से शुरुआत करते हैं कि जो राइट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन है, जिसको हम सैक्रो कार्डिनल वेन भी कहते हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट कर रही थी। वो कंट्रीब्यूट करती है राइट साइड की कॉमन आइलेक वेन को, लेफ्ट साइड की कॉमन आइलेक वेन को, जो कि ज्वाइन करते हैं और बना देते हैं इनिशियल पार्ट ऑफ इंफीरियर वेना केवा। तो ये कंट्रीब्यूशन है राइट साइड की पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से, और अब वो आगे एनास्टामोस कर रही थी सुप्रा कार्डिनल वेन से। तो ये जो है राइट साइड की सुप्रा कार्डिनल वेन से एनास्टामोस करती है, और जो कि फिर एनास्टामोस करती है राइट साइड की सब कार्डिनल वेन से। ये जो राइट साइड की सब कार्डिनल वेन है, यही हमें कंट्रीब्यूट कर रही थी रीनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा, और उसके बाद एक एनास्टामोसिस होता है, जो कि राइट साइड की वेटलिन वेन के साथ एनास्टामोसिस है, और ये जो राइट साइड की वेटलिन वेन है, यही तो कंट्रीब्यूट करती है टर्मिनल पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा, या कि हेपेटोकार्डिक इंफीरियर वेना केवा। तो यही जो सीक्वेंस है आप अब फाइनल डायग्राम में भी दिखा सकते हैं। फाइनल डायग्राम में हम कह रहे हैं कि चाहे वो राइट साइड की कॉमन आइलिक वेन हो, या लेफ्ट साइड की कॉमन आइलिक वेन हो, या शुरुआती इंफीरियर वेना केवा हो, वो तो आता है पोस्टीरियर कार्डिनल वेन से, जिसे हम सैक्रो कार्डिनल वेन भी कहते हैं। उसके बाद जो हमारा कंट्रीब्यूशन है, वो है सुप्रा कार्डिनल वेन से, जो आगे जाकर एनास्टामोस करती है सब कार्डिनल वेन से, और सब कार्डिनल वेन जो है वो रीनल सेगमेंट ऑफ इंफीरियर वेना केवा बनाती है, जो कि आगे एनास्टामोस करती है राइट साइड की वेटलिन वेन से, जो हमें बनाती है हेपेटोकार्डिक पोर्शन ऑफ इंफीरियर वेना केवा, और फिर ये ब्लड चला जाता है राइट एट्रियम के अंदर। तो इस तरह से हमने देख लिया है 3 कार्डिनल वेन्स और एक वेटलिन वेन का कंट्रीब्यूशन इंफीरियर वेना केवा फॉर्मेशन में। यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करनी है एक वेन जो कि पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल पर रन कर रही है। हमने थोरैक्स रीजन में एक कॉर्नल सेक्शन लिया हुआ है, एंटीरियर थोरैसिक वॉल को हमने हटा दिया है ताकि हम पोस्टीरियर थोरैसिक वॉल को देख पाएं। ये बीच में वर्टिब्रल कॉलम है और साथ में रिब्स हैं। यहाँ पर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेन्स हैं जो थोरैसिक वॉल को ड्रेन कर रही हैं। तो ये किस वेन में ड्रेन करती हैं? जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक लंबी सी वेन आपको नजर आ रही है और राइट साइड ऑफ मिड लाइन में है, जो कि जानी जाती है एजाइगस वेन के नाम से, और ये अपने आप ड्रेन करती है सुपीरियर वेना केवा में। अब ये होती है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में आपके पास होती है हेमीएजाइगस वेन, जैसा आप देख पा रहे हैं। ये रही लोअर हेमीएजाइगस वेन जो ड्रेन कर रही है एजाइगस वेन में, और ये रही अपर हेमीएजाइगस वेन जो ड्रेन कर रही है फिर से एजाइगस वेन में। अब ये चाहे अपर हेमीएजाइगस वेन हो या कि लोअर हेमीएजाइगस वेन हो, इनको ड्रेन करना होता है लेफ्ट थोरैसिक वॉल को, और इवेंचुअली वो ब्लड जो है चला जाता है एजाइगस वेन में और उसके जरिए सुपीरियर वेना केवा में। मेरा सवाल आपसे ये है कि ये जो एजाइगस वीनस सिस्टम है, ये कौन सी कार्डिनल वेन आपको देती है एम्ब्रियोलॉजिकली? और आपका आंसर होगा सुप्रा कार्डिनल वेन। मेरा अगला सवाल, सुप्रा कार्डिनल वेन जो है वो इंफीरियर वेना केवा बनाती है। कौन सा वाला हिस्सा इंफीरियर वेना केवा का ये बनाती है? तो आपका जवाब होगा किडनी से नीचे वाला इंफ्रा रीनल आईवीसी। तो मेरा अगला सवाल होगा कि क्यों मेरे पास डबल आईवीसी आ गया है? क्यों मेरे पास लेफ्ट साइड में भी आईवीसी है? नॉर्मली तो आईवीसी राइट साइड में होना चाहिए। तो आपका जवाब होगा कि हो सकता है कि लेफ्ट साइड में कुछ कार्डिनल वेन्स परसिस्ट कर रही हो। तो कौन सी वाली? ये जानने के लिए आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो इंफ्रारीनल पोर्शन है लेफ्ट साइड में, यानी कि परसिस्टेंट लेफ्ट साइडेड सुप्रा कार्डिनल वेन, ये जो सुप्रा कार्डिनल वेन है नॉर्मली कंट्रीब्यूट करती है इंफ्रारीनल आईवीसी, मगर केवल राइट साइड में। नॉर्मली तो वो राइट साइड में ही परसिस्ट करनी चाहिए। अगर हमारे पेशेंट में लेफ्ट साइड में सुप्रा कार्डिनल वेन परसिस्ट कर जाती है तो हो सकता है कि हमारे पास आ जाए डबल आईवीसी। तो इंफ्रारीनल पोर्शन ऑफ आईवीसी हमारे को दिखाई दे रहा है। तो सुप्रा कार्डिनल वेन जो है ना केवल आईवीसी बनाती है, बल्कि वो एजाइगस
वीनस सिस्टम भी बनाती है नॉर्मल कंडीशंस में। ये जो जाइगस वीनस सिस्टम है ये कंट्रीब्यूट होता है सुप्राकार्डिनल वेन से, वही जो कि नॉर्मली इंफ्रारीनल आईवीसी भी बनाती है। मगर ये अगर लेफ्ट साइड में टिक गई, रिग्रेस नहीं हुई, तो आपके पास होगा डबल आईवीसी जो कि एक एनॉमली है, परेशानी का कारण है।